हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 7 है। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो ये इसका हमारा पार्ट 3 है। सबसे पहले बात करें आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है जब एक सीरीज़ ऑफ कैश फ्लो आपको दिया होता है। उसके बाद हम एन्युटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो। यहाँ पे आपको अभी तक हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको दी हुई थी, उसका फ्यूचर वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे थे कुछ गिवन इंटरेस्ट रेट पे और कुछ गिवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो दी होगी। सीरीज ऑफ कैश फ्लो का मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, प्रीति इन्वेस्ट करती है 1,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 10,000 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी पहले साल के बिगिनिंग में 1,000 रुपये, दूसरे साल के बिगिनिंग में 4,000 रुपये, तीसरे साल के बिगिनिंग में 6,000 और चौथे साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपये। आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। तो देखो, अब यहाँ पे एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो की बात है। ये सीरीज हो गई ना, 4 सालों की आपको सीरीज दी हुई है। तो इसमें आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। हर एक वैल्यू का अलग से कैश फ्लो आप अलग से फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिए और उन सारी फ्यूचर वैल्यू को ऐड कर दीजिए। जैसे पहले साल के बिगिनिंग में आपको कैश फ्लो कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। ठीक है, पहले साल में आपने 10,000 रुपये 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब देखो, इसकी फ्यूचर वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हमें कितने साल दिए हुए हैं, हमें बताना है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो पहले साल के बिगिनिंग में आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल ख़त्म होने के बाद। तो 4 साल के लिए आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू देखनी पड़ेगी। फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू पावर n। 1 + i हो गया यहाँ पे 10% यानी 0.10 रेज टू पावर n का मतलब यहाँ पे कितने सालों के लिए ये अमाउंट कंपाउंड होगी। तो ये 4 सालों के लिए कंपाउंड होगी, क्योंकि आपने पहले साल के बिगिनिंग में अमाउंट इन्वेस्ट की है और चौथे साल के एंड में आपको बताना है। तो रेज टू पावर हो गया 4, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 4,000। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो ये सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया गया है, तो यानी इसको कितने साल के लिए कंपाउंड किया जाएगा, 3 ईयर्स के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस तरह से हम एक टाइमलाइन अगर बनाएं, ये मान लो 0 यानी कि आज का टाइम है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है और ये 4 ईयर है। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, इस तरीके से है। अब ये जो है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकेंड ईयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थर्ड ईयर है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फोर्थ ईयर है। तो यानी एक जो पेमेंट आपने 1,000 रुपये की है वो यहाँ की है, यानी आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब इस पॉइंट पे आपने 1,000 रुपये लगाए, फिर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग पे 4,000 लगाए। तो सेकेंड ईयर की बिगिनिंग कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे सेकेंड ईयर की बिगिनिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपने 4,000 लगाए। थर्ड ईयर की बिगिनिंग में 6,000 लगाए यानी यहाँ, और फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में आपने 10,000 रुपये लगाए यानी यहाँ। और आपको वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे कि फोर्थ ईयर जब एंड होता है तो आप कितने रुपए आपकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिर से ये डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे था आपका 0, देन आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि जो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है वो यहाँ इन्वेस्ट किया है और आपको वैल्यू कहाँ तक की निकालनी है, यहाँ तक की। जब चौथा साल एंड होता है तो कितने साल तक की आपको अकमलेट हुई अमाउंट, कितने साल का इंटरेस्ट हुआ, पहले इस साल का इंटरेस्ट हुआ, फिर इसका, उसके बाद इसका और इसके बाद इसका, यानी 4 सालों का इंटरेस्ट अकमलेट हुआ। ठीक है, जब आपने 4,000 रुपीज़ जमा करवाए तो ये आपने बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर करवाया, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ईयर यहाँ बिगिन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है।
तो यहाँ पे आपने करवाए 4,000 रुपये जमा। इस 4,000 की वैल्यू कहाँ तक निकालनी है, यहाँ तक निकालनी है। तो कितने सालों का इंटरेस्ट हुआ, इस साल का, इस साल का और इस साल का, यानी 3 साल का इंटरेस्ट हुआ, तो रेज़ टू पावर 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 6,000 जो रुपीज़ है उस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा और 10,000 पे आपका 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये आपने चौथे साल के स्टार्टिंग में करवाया है। चौथे साल की स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको वैल्यू निकालनी है चौथे साल के एंड में, तो यानी 1 ही साल का ब्याज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप इसको रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो। दूसरा, आप कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने टेबल देखी थी उस टेबल को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे निकालना है 1 + 0.10 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 10% इंटरेस्ट रेट और 4 n होना चाहिए आपका 4। तो n आप देखो यहाँ पे है 4 और 10% वाली कॉलम में चलो आप, ये लास्ट वाला कॉलम, तो वैल्यू आ गई 1.464। यहाँ देखो यही 1.464 है। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो और चाहे आप इस टेबल की मदद से निकाल लो, आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि अगर एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो दिया हुआ है तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, हर कैश फ्लो का इंडिविजुअली आप वैल्यू निकाल लो और वहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब देखो यहाँ तो आपको दिया हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपकी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हो तो क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, मनप्रीत इन्वेस्ट करती है 1,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में और चौथे साल के एंड में। ठीक है, अब आपको बताना है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, वही हम पहले वो बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। ये 0 ईयर है, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ आपका 4। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जो 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की गई है दैट इज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर का एंड कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। इस पॉइंट पे 1,000 रुपये मनप्रीत ने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, फिर सेकंड ईयर के अंदर 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, यानी सेकंड ईयर जब एंड हुआ है तो मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, अब पहले 1,000 वाला केस करते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है जहाँ चौथा साल एंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स पे आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। 4 ईयर्स आपका एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ तक की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस 1,000 को आपने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकालोगे तो कितने सालों का इंटरेस्ट हुआ, 1, 2 और 3 साल का इंटरेस्ट हुआ। समझ गए ना। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले साल के बिगिनिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और चौथे साल के एंड में आपको वैल्यू निकालनी है, तो पहले साल के बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया तो पहले साल का भी ब्याज लगेगा, दूसरे का भी, तीसरे का भी और चौथे का भी, 4 साल का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आप पहले साल के एंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले साल का तो ब्याज लगेगा ही नहीं, सीधा किस किस का लगेगा, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, इन 3 सालों का ही ब्याज लगेगा। तो 1 + 0.10 रेज़ टू पावर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप ऐसे भी देख सकते हो और यहाँ पे देखो 10% और 3, इसमें भी देख सकते हो। यहाँ 10% वाला कॉलम है और ये 3 के सामने चलो आप, ये आ गया 1.331। तो ये वैल्यू भी सेम है। अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी यही आएगी और अगर टेबल से लोगे तो भी यही आएगी। तो ये आ गया आपका कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इस तरह से निकाल लोगे। 4,000 रुपये जो आपने दूसरे साल के एंड में लगाए हैं तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा 2 साल के लिए, 6,000 वाले का 1 साल के लिए और 10,000 रुपये देखो आपने कब लगाए हैं, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। और 4th ईयर के एंड पे ही आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऊपर तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं क्योंकि 4th ईयर के एंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है और 4th ईयर के एंड में ही आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। यानी आज आपने इन्वेस्ट किया और आज ही उसकी फ्यूचर वैल्यू देखनी है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वही फ्यूचर वैल्यू होगी। तो इसकी रेज़ टू पावर 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ईयर 0 है और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 1,000 इंटू दिस, 4,000 इंटू दिस, ये करके आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, बाकी पूरा क्वेश्चन ये सेम था, जो अमाउंट वगैरह थी सब सेम थी,
डिफरेंस क्या था, यहाँ पे मैंने लिया है एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेस्टमेंट होती है और यहाँ मैंने लिया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब इनकी फ्यूचर वैल्यू में देखो, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो सेम है, रेट सेम है, 4 साल है, सब कुछ सेम है, लेकिन इस केस में बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट की गई है तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आई है, 25,048 रुपये। इस केस में आपने एंड में इन्वेस्टमेंट की है तो वैल्यू आपकी कम आई है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने एंड में इन्वेस्टमेंट की है तो 1 साल तो आपका वैसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने शुरुआत कब की, पहले साल के एंड से। तो ये जो पीरियड है इसका इंटरेस्ट कम जुड़ेगा ना, ठीक है, इसका इंटरेस्ट नहीं काउंट होगा। इसलिए अगर आप एट द एंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कम आएगी, अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये पॉइंट आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस है कि शुरू में इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे साल का ब्याज मिलेगा, अगर एंड में इन्वेस्ट करोगे तो कहाँ मिलेगा वो ब्याज, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो उसकी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी का बेसिक कंसेप्ट हम आज कर लेते हैं। देखो, एन्युटी का मतलब है इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है या 6 महीने हो सकता है या 3 महीने हो सकता है। इक्वल कैश फ्लो होना चाहिए, जैसे कि हर एक, जैसे आप ये मानो आप हर 6 महीने में 1,000 रुपये रेंट देते हो, ठीक है, तो हर 6 महीने यानी बराबर इंटरवल है और 1,000 रुपये यानी बराबर अमाउंट है, तो इसको मैं एन्युटी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप मतलब बैंक में जमा कर रहे हो पैसा, ठीक है, तो हर महीने मान लो आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हो, तो 1,000 रुपये यानी अमाउंट सेम है और हर महीने जमा कर रहे हो यानी टाइम इंटरवल भी सेम है, तो टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, तो उसको हम एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। आप जमा करवाओ चाहे आपको मिले, कोई भी हो, लेकिन ये एन्युटी है, ठीक है। एन्युटी का मतलब है इक्वल कैश फ्लो एट इक्वल इंटरवल्स। अब 2 तरह की एन्युटी होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या होता है, इक्वल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, ठीक है, और एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड। लाइक आप कैसे, जैसे हम रेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, यूजुअली क्या होता है, रेंट आपको पहले देना पड़ता है, लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपको रेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो आपको 1,000 रुपये रेंट देना है हर महीने का और आप वो 1 तारीख को दे देते हो, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एन्युटी ड्यू, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की है, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड की होती है। एट द एंड ऑफ पीरियड यानी जैसे मान लो आपने किसी को उधार दिया हुआ है और वो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देता है, तो जब 6 महीने कंप्लीट होंगे उसके बाद वो इंटरेस्ट देगा, फिर अगले 6 महीने जब कंप्लीट हो गए उसके बाद वो इंटरेस्ट देगा, यानी एट द एंड ऑफ 6 मंथ वो दे रहा है, तो वो एन्युटी है आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली दिमाग में बिठानी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कहीं लिखा होगा ऑर्डिनरी एन्युटी, कहीं लिखा होगा एन्युटी ड्यू, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द एवरी पीरियड पेमेंट हो रही है। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड पेमेंट हो रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो, अगर सेम पीरियड है, सेम इंटरेस्ट रेट है और अमाउंट भी आपकी सेम है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी। क्यों? देखो, मान लो आप 1,000 रुपये दे रहे हो, मान लो आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक में और आपका फ्रेंड भी 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है बैंक के अंदर, ठीक है, मान लो एनुअली अमाउंट है और 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप जो दे रहे हो वो पेमेंट दे रहे हो आप ऑर्डिनरी एन्युटी के तौर पे, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर के तौर पे। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये 0 पीरियड है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, या 4 भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आपने 4 साल तक एट द एंड दे रहे हो, यानी आप यहाँ दे रहे हो 1,000 रुपये यहाँ दिए, फिर 1,000 यहाँ दिए, फिर 1,000 यहाँ दिए, फिर 1,000 यहाँ दिए। वहीं आपका दोस्त जो पेमेंट करता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करता है, तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे 0 ईयर है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है और ये 4 ईयर है, तो वो 1,000 रुपये यहाँ देता है, 1,000 यहाँ देगा, 1,000 यहाँ देगा, 1,000 यहाँ देगा और 1,000 यहाँ देगा। अब मुझे ये बताओ, जब 4th ईयर का एंड आएगा, ठीक है, 4 बार आपने पेमेंट करी है,
और 4 बार ही आपके फ्रेंड ने पेमेंट करी है, ठीक है। लेकिन जब 4th ईयर का एंड आएगा तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, वैल्यू आपके फ्रेंड वाली अमाउंट की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसने बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया है, तो उसको इस पीरियड का ब्याज फालतू मिल गया ना। और इस पीरियड में आपके पास तो कोई अमाउंट इन्वेस्टेड थी ही नहीं, क्योंकि आपने तो स्टार्ट ही 1st ईयर के एंड से किया है। वही चीज़ है जो हम अब तक कर रहे थे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाला था, उसमें भी हम यही बात कह रहे थे कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली आपकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी अगर आप बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। वही चीज़ यहाँ दी है कि बिगिनिंग में अगर आपकी एन्युटी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू, ठीक है। अगर आपकी बिगिनिंग में एन्युटी जाती है यानी एन्युटी ड्यू है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी, यानी जब आपकी पेमेंट एंड में जाती है, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने आज फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा है। अगर कैश फ्लो आपको 1 से ज़्यादा साल के दिए हुए हैं तो उनकी इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। और दूसरा हमने देखा एन्युटी। एन्युटी का मतलब है कि इक्वल पेमेंट एट इक्वल इंटरवल्स। उसमें 2 तरह की एन्युटी होती है, एक आपकी होती है एन्युटी ऑर्डिनरी और दूसरी होती है एन्युटी ड्यू। जो ऑर्डिनरी वाली है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होगी और जो एन्युटी ड्यू है वो आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कैश फ्लो स्टार्ट होगा और ऑर्डिनरी एन्युटी में एंड ऑफ द ईयर से कैश फ्लो स्टार्ट होगा। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। I will be meeting to you in the next lecture. Thank you so much for your time. Have a good day.